नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज से हम बात करते हैं यानी कि भारतीय संविधान एवं भारतीय राज्य व्यवस्था की एक ऐसी महत्वपूर्ण जो हमारी श्रृंखला है उसकी हम क्लास कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि ऐसी जो महत्वपूर्ण जो हम सीरीज लेके चल रहे हैं, तो आपके जो भी आने वाले एग्जाम है जैसे कि यूपीएससी, यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल, पेट या अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हमारी ये क्लास है। तो इस क्लास में हम जो आज बात करेंगे वो है घटना चक्र यानी पूर्वावलोकन के आधार पर भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और बिल्कुल एक आसान भाषा में हम ट्रिक के साथ जो हम समझाते हुए क्वेश्चन जो हैं उन प्रश्नों को हल करते हुए पूरा आपको आसान भाषा में बताते चलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था की एक भी टॉपिक न छूटे और परीक्षा में पूरे विश्वास और आत्मविश्वास के साथ अगर आप सभी प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो इस पूरी सीरीज को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। क्योंकि वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध मैं करता हूं कि अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण क्लास का लाभ उठा सके। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं कि भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण क्लास जो है वो है हमारी आज की अनुसूचियाँ। तो अनुसूचियों के बारे में बात करते हैं। जो हमारी अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में देखते हैं। भारत के मूल संविधान में जो हैं अभी तक कितनी अनुसूचियाँ जो हैं वो हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि भारत के संविधान में अभी तक मूल जो है वो कितनी अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। तो भारत की मूल संविधान अनुसूची जो है वो कितनी 8 अनुसूची है। तो वर्तमान में अगर मतलब भारत जो जब हमारा संविधान यानी कि जब संविधान हमारा जब बना था तो उस समय जो है वो कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अगर वर्तमान की बात करते तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ, 12 अनुसूची, ठीक है। कितनी अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ। तो हम बात करें जैसे कि हमारी जो पहली अनुसूची है तो पहली अनुसूची में क्या आता है। तो पहली अनुसूची जो हमारी है उसमें जो आता है हमारा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो पहली अनुसूची में हमारा आता है राज्य व राज्य संघ क्षेत्र आता है। अब हम दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में आता है भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का जो है वो क्या उसमें उल्लेख जो है वो क्या है किया गया है, ठीक है। क्या क्या किया गया, वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का जो उल्लेख है वो दूसरी अनुसूची में जो क्या है किया गया है। अब हम तीसरी अनुसूची की बात करें तो तीसरी अनुसूची हमारी है, उस तीसरी अनुसूची में भारत संघ कुछ पदाधिकारियों के साथ शपथ और प्रतिज्ञान का जो है वो प्रारूप जो है वो उसमें क्या है तीसरी अनुसूची में जो है क्या वो शामिल किया गया है। अब हम देखते हैं कि चौथी अनुसूची की बात करते हैं। जो चौथी अनुसूची हमारी है वो भारत के राज्यों के राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र, जैसे कि संघ राज्य क्षेत्र जैसे कि हमारा जो होता है जैसे कि जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी, ये जो होते हैं ये संघ राज्य क्षेत्र होते हैं, ठीक है। यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अधीन होते हैं और इन राज्यों को पूर्ण जो दर्जा है वो अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। तो चौथी अनुसूची में जो है वो भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र जो है वो क्या है इस राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का जो एक विवरण जो है वो क्या दिया गया है, ठीक। किसका विवरण दिया गया है, तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का जो है एक वो इसमें विवरण जो है वो क्या दिया गया है। अब हम पांचवी अनुसूची की बात करें तो पांचवी अनुसूची हमारी है वो आती है अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में, ठीक है। यानी कि जो हमारी अनुसूची जो पांचवी अनुसूची है वो हमारी आती है अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के जो प्रशासन और उनके जो नियंत्रण संबंधी जो उपबंध हैं वो किस सूची में आते हैं, वो आते हैं हमारे पांचवी सूची में आते हैं, ठीक है। तो पांचवी अनुसूची के अधीन जनजाति लोग तो जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को जो है एक अंतरण आकृत और शून्य घोषित जो है वो किया जा सकता है, ठीक। यानी कि जो जनजाति भूमि का जो खनन है उनके लिए निजी पक्षकारों का जो एक अंतःकरण है उस अंतरण को आकृत और शून्य जो है वो क्या घोषित किया जा सकता है पांचवी अनुसूची के साथ में, ठीक। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे जो हमारी छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो छठी अनुसूची में क्या है, तो छठी अनुसूची में जैसे कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो है वो क्या उपबंध जो है वो क्या दिया गया है, ठीक। यानी कि जो आसाम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजाति क्षेत्र हैं उन जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रशासन यानी कि एक प्रशासनिक जो चीज़ है उस प्रशासनिक के बारे में एक उपबंध जो है वो क्या है हमारी छठी अनुसूची में जो क्या है वो दिया गया है।
ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सातवीं अनुसूची की बात करें तो सातवीं अनुसूची जैसे कि केंद्र व राज्यों के बीच का शक्ति का विभाजन किया गया है। तो ये जो हमारी सातवीं अनुसूची है इसके रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो हो क्या पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो सातवीं अनुसूची क्या है हमारी? सातवीं अनुसूची जो है वो क्या है? केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। ठीक है, यानी कि सातवीं अनुसूची में केंद्र और जो राज्य हैं इन दोनों यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का जो विभाजन है वो अनुसूची 7 अनुसूची में दिया गया। तो इसमें कितने हैं? तो इसमें 3 अनुसूची, एक हो गई हमारी संघ सूची, एक हो गई हमारी राज्य सूची, एक हो गई हमारी समवर्ती सूची। ठीक है, तो अब जैसे कि इसमें संघ सूची जो होता है वो केंद्र के अंतर्गत आता है, जो राज्य सूची होती है वो राज्य के अंतर्गत आता है, और जो समवर्ती सूची होती है वो केंद्र और राज्य दोनों के अंतर्गत जो वो क्या है काम करता है। ठीक है, तो संघ सूची में कितनी, जैसे कि यहाँ पे संघ सूची, ठीक, तो संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो वो वहां पर 97 विषय हैं। ठीक, यानी कि 97 विषय हैं। वर्तमान की अगर हम गणना की दृष्टि से देखें तो गणना की दृष्टि से क्या है 98 विषय हैं। ठीक, अब इसमें क्या है कभी कभार आप अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में आता है कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं तो आप आंख बंद करके 97 पे टिक मार सकते हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि संघ सूची में वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल कितने विषय हैं तो आपको 98 पे टिक मारना रहेगा। ठीक है, तो जो है 98 का जो है उल्लेख किया गया जिस पर क्या है कानून बनाने का अधिकार केवल जो है वो केवल संघ को है। ठीक, यानी कि संघ सूची में 97 विषय हैं। ठीक है, वर्तमान की दृष्टि से देखेंगे तो 98 है। तो जो 97 जो विषय हैं उन विषयों पर केवल संघ को कानून बनाने का अधिकार जो है केवल संघ को ही प्राप्त है, और इन 97 विषयों पर राज्य कोई कानून जो है वो नहीं बना सकता है। ठीक, अब इतना समझ गए। अब हम बात करते हैं अगला, देखिए राज्य सूची की बात करते हैं तो राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में कुल जो है वो 66 विषय यानी कि 66 जो है वो राज्य सूची में विषय हैं। अगर हम गणना की दृष्टि से देखें तो 59 ही जो है सूचियां जो है वो क्या बचेंगे। ठीक, जिन पर केवल कानून जो है वो क्या राज्य द्वारा जो है वो क्या बनाया जाता है। ठीक, यानी कि राज्य सूची में 66 विषय हैं। ठीक है, 66 विषय हैं, तो उस 66 विषय में इन 66 विषय पे सिर्फ राज्य ही कानून जो है वो क्या बना सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि समवर्ती सूची, तो जो समवर्ती सूची होता है वो संघ तथा राज्यों दोनों के अंतर्गत आता है। अब एक चीज यहां पे हम बता दें, समवर्ती सूची में संघ और राज्यों का दोनों के अंतर्गत जो है वो क्या है कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन अगर इसमें अगर कोई विवाद होता है वो जैसे कि इसमें समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। ठीक, कितना 47 विषय, इन 47 विषय में अगर किसी भी एक विषय पर राज्य कानून बनाता है और उस पे विवाद होता है तो उस विवाद के दौर पर जब समवर्ती सूची यानी केंद्र जो उस विषय पे जो अधिकार बना देगा तो वही विषय जो है वो क्या है मान्य होगा, क्योंकि यहां पर केंद्र का जो है वो वर्चस्व ज्यादा है। ठीक है, तो विवाद की स्थिति में बनाया गया कानून समवर्ती सूची में केंद्र का ही कानून वो जो क्या माना जाएगा। ठीक है, तो 47 यहाँ पर क्या है विषय है, तो गणना की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो 52 हो जाएंगे जिन पर कानून बनाने का अधिकार जो है संघ तथा राज्य दोनों को है। ठीक है, क्या है संघ तथा 47 विषय ऐसे हैं जिन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संघ तथा राज्य दोनों का है। लेकिन अगर विवाद की स्थिति में अगर कोई कानून बनता है तो उस जगह पर जो केंद्र जो कानून बनाएगा वही कानून जो है वो क्या मान्य होगा विवाद की स्थिति में। ठीक है, तो पुलिस लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भीम जो इतने इत्यादि जो विषय हैं इन पर जो है क्या है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो हो क्या वो अधिकार जो है बनाने का प्रावधान जो है वो समवर्ती सूची में दिया गया है। ठीक, अब सुधार की बात करें, सुधार राज्य सूची के विषय हैं। ठीक, तो सुधार जो है वो किसका विषय है राज्य सूची का। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि राज्य सूची की अगर हम बात करते हैं सुधार के, जैसे कि रेडियो, ठीक है रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, ठीक है बाजार डाकघर हो गया, बैंक बचत बैंक हो गया, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, सुरक्षा बीमा, रक्षा, रेलवे निगम कर इत्यादि चीजें जो है वो राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे देखते हैं संघ सूची। अब संघ सूची जो है वो क्या कह रहा है। ठीक, संघ सूची की बात करते हैं, संघ सूची के विषय की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है आर्थिक योजना,
आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा शिक्षा, वंडन प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, तलाक एवं गोद लेना, ये जो सब चीज़ें हैं वो क्या है, संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, अब यहाँ पे बात करते हैं हम देखते हैं कि समवर्ती सूची के विषय। अब समवर्ती सूची के विषय बात करते हैं, जो समवर्ती सूची हमारी है वो 8वीं अनुसूची में। ठीक, तो 8वीं अनुसूची में जैसे कि इसमें क्या है, भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख जो है वो क्या किया गया। ठीक, तो समवर्ती सूची के विषय बात करें तो समवर्ती सूची में 8वीं अनुसूची में जो है इसमें क्या है, भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त जो है कितनी भाषा है, 22 भाषाओं का जो है क्या इसमें उल्लेख जो है वो क्या है किया गया है। ठीक है, तो मूलतः इसमें कितनी 14 भाषाएं थी, लेकिन उसके बाद क्या है इसमें क्या है संशोधन होता गया, तो इसमें क्या है जो भाषा थी वो क्या धीरे धीरे क्या है वो ऐड होती चली गई। ठीक है, तो वर्तमान देखें तो वर्ष 1967 में सिंधी को ऐड किया गया। ठीक, यानी कि 1967 में जब एक संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा हुआ था, वो हुआ था 21वां संविधान संशोधन। ठीक, तो 21वें संविधान संशोधन में जो हुआ था वो 1967 में हुआ था। तो उस समय सिंधी को जो हो क्या है एक भाषा यानी कि मान्यता प्राप्त भाषा में जो क्या है 8वीं अनुसूची में जो हो क्या वो जोड़ा गया था। ठीक, उसके बाद फिर क्या हुआ, तो उसके बाद फिर 1992 में, ठीक 1952 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुर को भी क्या है वो संविधान संशोधन 71 के द्वारा जो हो क्या जोड़ा गया है। ठीक, यानी कि पहला जो संविधान संशोधन हुआ था भाषा के रूप में, तो वो हुआ था हमारा 21वां संविधान संशोधन 1967 में, जो कि सिंधी को जोड़ा गया था। अब इसमें फिर 1992 में दूसरा संविधान संशोधन हुआ, तो उस समय क्या है कि जो कोंकणी, नेपाली और मणिपुर, ठीक है, तो ये 71वें संविधान संशोधन द्वारा जो है वो क्या है जोड़ा गया था। ठीक है, अब 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को जो है वो 92वां जो यानी कि 92 जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उसके द्वारा जो है ये जो भाषाएं थी, इन भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त भाषा जो थी हमारी 8वीं अनुसूची में, उसमें जो है क्या इसको जोड़ा गया था। ठीक है, 8वीं अनुसूची में जो है क्या ये 8वीं अनुसूची में जो क्या इसको शामिल किया गया था। ठीक है, 8वीं अनुसूची में इसको जो है वो क्या है शामिल किया गया था। अब यहाँ पर देखें 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची में जो देखें तो विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का जो है एक विधि मान्यकरण जो है वो क्या है दिया गया। तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में हुआ था। ठीक है, यानी कि हमारा जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 1951 में। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, आप लोगों को याद रखना है कि प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ था वो सन 1951 में हुआ था। अब उस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक यानी कि जब ये संविधान संशोधन हुआ था तो 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में जो है 9वीं अनुसूची को जो क्या वो शामिल किया गया था। ठीक है, तो वर्तमान में मई 2022 की स्थिति के अनुसार अगर हम बात करें तो इस अनुसूची में 282 अधिनियम हैं। ठीक है, कितने अधिनियम है, 282 जो है वो क्या है अभी तक मई 2022 की स्थिति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अभी तक क्या है 282 जो है वो क्या अधिनियम जो है वो हैं। अब हम 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। 10वीं अनुसूची में जो है वो दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है। ठीक, यानी कि जो हमारी 10वीं अनुसूची है उसमें एक दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में जो है क्या उपबंध जो है क्या दिया गया है। ठीक, यानी कि दल बदल जो कानून है, ठीक है, तो वो हमारी 10वीं अनुसूची में जो है वो क्या दिया गया था। ठीक है, यानी कि दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध दिया। तो यह जो है 52 जो संविधान संशोधन हुआ था उस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 द्वारा संविधान में जो है क्या इसको शामिल किया गया था। ठीक, यानी कि 10वीं अनुसूची को यानी कि दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता का जो एक उपबंध था वो 52वें यानी कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची यानी कि दल परिवर्तन जो है उसको जो है क्या वो 10वीं अनुसूची में जो है इसको क्या शामिल किया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे 11वीं अनुसूची की बात करते हैं, जो हमारी 11वीं अनुसूची है। अब यहाँ पर 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची जो हमारी है वो पंचायतों के अधिकार एवं प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध जो है वो क्या दिया गया है। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची हमारी कब, तो 73वां जब संविधान संशोधन हुआ था 1992 में।
ठीक है, यानी कि जब हमारा 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में तो उस संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जो है वो क्या है जोड़ी गई थी। तो 11वीं अनुसूची जो हमारी है वो पंचायत के अधिकार और प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में इसमें क्या है एक उपबंध जो है वो क्या है इसमें दिया गया है। ठीक, तो संविधान में क्या है इसको शामिल किया गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 में। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक, अब इस अनुसूची में पंचायत राज से संबंधित विषय जो है वो कितनी है 29 विषय हैं। ठीक, यानी कि इस विषय में पंचायत राज से संबंधित जो विषय हैं वो 29 यानी कि 29 विषय इसमें जो हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगली ओर। ठीक, अगली बात करते हैं जो हमारी है 12वीं अनुसूची। ठीक, कितनी 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची जो है वो हमारी है नगर पालिकाओं के जो अधिकार और प्राधिकार तथा उनके दायित्व जो हैं वो इसमें किए हैं। ठीक, तो 12वीं अनुसूची जो हमारी है वो नगर पालिकाओं के अधिकार और प्राधिकार तथा दायित्व के बारे में जो क्या 12वीं अनुसूची में दिया गया। तो 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो जो हमारा 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। ठीक, यानी कि 73वां संविधान संशोधन भी हुआ था 1992 में और 74वां संविधान संशोधन भी हुआ था 1992 में। ठीक है, तो उसी समय 12वीं अनुसूची को भी जो है वो एक नगर पालिका के जो अधिकार थे उन अधिकारों का जो दायित्व है इस 12वीं अनुसूची में जो है क्या वो शामिल किया गया था। ठीक है, तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में इसको जो है क्या 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। तो इसमें जो था वो शहरी और स्थानीय निकाय से संबंधित जो है वो 18 विषय जो क्या इसमें जो क्या है उसमें शामिल किए गए थे। ठीक है, कितने 18 विषय जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं। तो हमें उम्मीद है कि अभी तक हमने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं बहुत आसानी चीज़ें से बहुत एक सरल भाषा में समझाने का आपको पूरा जो है वो प्रयास किया गया है। ठीक है, तो अब हम जैसे कि आप सबको पता है कि अब हम जो बात करेंगे वो एमसीक्यू यानी कि अभी तक जो है अनुसूचियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं चाहे वो यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस है या आरओ या एसएससी हो या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूपी जितने भी अनुसूची के रिलेटेड जो क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो एमसीक्यू बेस में है। ठीक, तो उन क्वेश्चनों के बारे में अब हम आगे बात करेंगे और उसका जो बारे में हम फुल एक्सप्लेन करके जो चीज़ों को हम समझाने का पूरा सरल भाषा में प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों की यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है पहला। ठीक है, तो पहले में क्या है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं जैसे कि अभी हमने पढ़ाया। ठीक, तो कितनी अनुसूचियां हैं तो इसमें टोटल जो अनुसूचियां हैं वो कितनी हैं 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं। तो भारत के संविधान में कुल कितनी 12 अनुसूचियां। तो मूलतः जब संविधान जब हमारा लागू हुआ था तो मूलतः उस समय जो अनुसूची थी वो कितनी अनुसूची थी 12 अनुसूची थी। तो कालांतर में संविधान संशोधन द्वारा 9वीं 10वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में जो क्या शामिल किया गया था यानी कि 8 अनुसूचियों को संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो क्या शामिल किया गया था जैसे कि हमने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि भारतीय संविधान में क्या है 9 अनुसूचियां हैं 12 अनुसूचियां हैं 10 अनुसूचियां हैं या 11 अनुसूचियां। तो भारतीय संविधान में हमारी कितनी अनुसूचियां हैं वो हमारी हैं 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, कितनी अनुसूचियां हैं तो अभी तक हमारे भारतीय संविधान में कितनी 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 8 अनुसूचियां थी लेकिन 4 अनुसूचियां जो हैं संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो क्या इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है वो कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या हमें विचार करना है। ठीक है, क्या करना है हमें विचार करना है। तो इसमें क्या है कि भारत के संविधान में 20 भाग हैं। ठीक है, ये भी गलत है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। ये भारत के संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था यानी कि ये तीसरा जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 390 नहीं 395 जो हैं वो अनुच्छेद हैं और भारतीय संविधान भाग की बात करते हो तो भाग इसमें 22 भाग है। ठीक है, तो उपरोक्त की अगर हम बात करते हैं इसमें तो ये जो हमारा क्वेश्चन जो सही होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 जो हमारा होगा वो कितना सही होगा। ठीक, तो भारत के संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन के द्वारा जो है क्या शामिल किया गया था जिसे हमने आगे बता रखा है। ठीक है, तो उपरोक्त जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब भारत के संविधान क्रमांक के अनुसार अगर बात करें तो कुल भाग जो है कितने 22 भाग हैं। ठीक, अगर गणना के अनुसार देखेंगे तो 25 भाग हैं लेकिन हमें क्या है उसमें गणना के अनुसार नहीं पूछा गया। ठीक, कुल भाग पूछा गया तो कुल भाग कितने हैं 22 भाग हैं। ठीक, जैसे कि हमने बताया था कि 20 नहीं 22 भाग है। ठीक,
अब क्रमांक के अनुसार अगर कुल अनुच्छेद की बात करें, कुल अनुच्छेद कितने हैं? 395, जिसके ऑप्शन में कितने दिए थे इसमें? 390। ठीक, कितने? 390 दिए थे। ठीक है। अब अगर गणना के अनुसार अगर बात करते हो, गणना के अनुसार अगर देखेंगे तो 465 अनुच्छेद हो गए, लेकिन उसमें क्या है, गणना के अनुसार नहीं पूछा था। ठीक है, तो 395 अनुच्छेद हैं। तो मूलतः संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी तथा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची जो है वो संविधान संशोधन के द्वारा जो है क्या इसमें जोड़ा गया था। ठीक, तो कौन कौन सा संविधान संशोधन के जोड़ा गया था? वो जोड़ा गया था 52, 73 व 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है क्या वो जोड़ा गया था। ठीक है, 52, 73 एवं 74 संविधान संशोधन द्वारा जो है क्या इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा जो है वो क्या देती है? ठीक है, यानी कि अब इसमें दिया जिसकी अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4। ठीक है, तो इसमें दिया है कि क्या दिया है कि राज्यों के नाम सूची तथा उनके राज्यों के क्षेत्र के बारे में जो है क्या ब्यौरा देती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है? 4 है। ठीक, अब पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी, तो हम बात करेंगे इसके सही आंसर की। जो हमारा पहली अनुसूची है वो क्या है कि राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का जो ब्यौरा है हमारी पहली अनुसूची जो है क्या वो देती है। ठीक, तो पहली अनुसूची जो है यहाँ पे दिया है, देखो पहली अनुसूची राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का जो है क्या ब्यौरा जो है वो क्या देती है। ठीक, अब दूसरी अनुसूची देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमने आपसे बताया था कि हम एक हर क्वेश्चन सही गलत क्वेश्चन का भी हम जो है वो पूरा आपको सरल भाषा में समझाने का पूरा प्रयास जो है वो करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको इससे महत्वपूर्ण क्लास आपको देखने को नहीं मिलेगी, इतना तो मैं दावा कर सकता हूँ। इतने आसान चीज़ें से हम आपको समझाने का पूरा जो है वो क्या प्रयास कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को समझा रहे हैं आपको। ठीक है, तो पहली अनुसूची जो है वो राज्यों, संघ या राज्य क्षेत्रों के नाम या उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा जो है वो पहली अनुसूची में दिया गया है। अब दूसरी अनुसूची क्या है? दूसरी अनुसूची जो हमारी है वो संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में, उपबंध के बारे में जो है क्या इसमें उपबंध के बारे में जो चीजें जो है क्या दूसरी अनुसूची में दी गई। ठीक, अब तीसरी अनुसूची क्या है? तीसरी अनुसूची जो है वो शपथ का जो है एक प्रारूप तैयार है, वो तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप जो है वो क्या दिया गया है। ठीक है, अब चौथी अनुसूची क्या है? तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन के बारे में जो है वो प्रक्रिया के बारे में वो चीजें जो है चौथी अनुसूची में जो क्या वो दिया गया है। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है? 5वां है। ठीक, 5वें की अगर हम बात करते हैं, 5वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो। ठीक, यानी कि यदि भारत संघ के, यानी कि जो भारत संघ यानी कि वो जो राज्य जो है वो क्या है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जब आता है। ठीक है, तो भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। ठीक, यानी कि हम नए राज्य का जब सृजन करना चाहते हैं तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य जो है संशोधित करेंगे, तब जाके हम नए राज्य का जो है वो क्या सृजन कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है? 5। ठीक, तो हम बात करते हैं इसके सही ऑप्शन में। देखिए पहली सूची, दूसरी सूची, तीसरी या चौथी सूची। ठीक है, तो हमारी जो पहली सूची होगी वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सही। तो यदि जब हम भारत के संघ के एक नए राज्य का सृजन करना होगा तो हम क्या है कि पहली अनुसूची के दौरान जो है वो आवश्यक संशोधित किया जाना होगा, तब जाके हम नए राज्य का जो है क्या वो सृजन कर पाएंगे। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो 6 है। तो भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, यानी कि भारतीय संविधान जो हमारी चौथी अनुसूची है वो क्या कहती है? तो चौथी अनुसूची जैसे कि राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को कहता है, या राजनीतिक दल बदल को, या पंचायत राज व्यवस्था को, या डी भाषाओं को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है? 6 है। ठीक है, 6 की बात करते हैं, जैसे कि हमने बताया कि जो हमारी चौथी अनुसूची थी वो राज्यसभा के स्थानों के आवंटन के बारे में जो है एक प्रक्रिया जो है वो क्या है हमारी चौथी अनुसूची में जो है क्या वो दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए होगा वो बिल्कुल सही होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची यानी कि तीसरी अनुसूची तो निम्न में से क्या उपबंधित है? ठीक, यानी कि भारतीय संविधान की जो हमारी तीसरी अनुसूची है वो तीसरी अनुसूची में उसमें क्या उपबंधित यानी कि क्या अधिकार जो हो तीसरी अनुसूची में जो हो क्या दिया गया है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें ऑप्शन है ए संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का,
प्रारूप तैयार करना, या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप तैयार करना, या भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप तैयार करना, या डी है जो है वो संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप तैयार करना। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है, 7वां है। ठीक है, 7वें की अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की यानी कि सही आंसर की, जैसे कि हमारा जो होगा वो होगा हमारा, जैसे कि तृतीय अनुसूची की बात करते हैं तो संघ के मंत्री के पद की शपथ के लिए प्रारूप तैयार, यानी कि ये भी बिल्कुल सही होगा। अब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप तैयार करने, ये भी बिल्कुल सही। तो भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप तैयार करना, तो ये क्या है, बिल्कुल गलत माना जाएगा। और सांसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप तैयार करना, यानी कि ये भी सही माना जाएगा। ठीक, तो यानी कि ए, बी और डी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, सही होगा। ठीक है, क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो ये होगा। तो अब इसमें दिया है कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित जो है क्या है, मानी जाती है। अब इस अनुसूची में निम्न द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप जो है वो क्या है, वो इसमें जो क्या है वो दिया गया है। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं संघ के मंत्री का दिया गया है, और संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी को दिया गया है, संसद के सदस्य का दिया गया है, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षा का दिया गया है, परीक्षक का दिया गया है। किसी राज्य के मंत्री का शपथ का प्रारूप इसमें दिया गया अनुसूची 3 में, और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के जो अभ्यर्थी उनके शपथ का प्रारूप जो है वो अनुसूची 3 में दिया गया है। राज्य के विधानमंडल के सदस्यों के बारे में दिया गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में जो है इतने अनुसूची 3 में इन लोगों को जो है शपथ का प्रारूप जो है वो क्या है, इसमें अनुसूची 3 में तैयार किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो हमारा है, जैसे कि ये दिया गया, ये ऑप्शन सी जो हमारा ये करेक्ट है, गलत है। ठीक है, तो ये भारत के राष्ट्रपति के लिए पद का शपथ का प्रारूप जो है वो किसमें शामिल, तो ये जो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप जो है वो संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, ना कि तृतीय अनुसूची में। यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति का शपथ होता है वो सिर्फ अनुच्छेद 60 के अंतर्गत ही वो भारत का राष्ट्रपति जो है वो क्या शपथ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको बड़ी आसानी से चीज़ें ये समझ में आया होगा। तो ये जो हमारा था ये बिल्कुल गलत था। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ जो लेता है वो लेता है अनुच्छेद 60। ठीक, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत जो भारत का राष्ट्रपति जो है क्या शपथ लेता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सूची फट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का जो है क्या वो चयन कीजिए। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, सूची 1 सूची 2। ठीक, सूची 1 में क्या है, अनुसूचियाँ दी गई, देखिए तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची यानी कि ए और बी। अब सूची 2 में क्या है, राज्य विधान परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट में स्थानों का आवंटन या शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप। ठीक, अब यहाँ पे है 7वीं अनुसूची या दी, और भाषा या 8वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है, 8वां। ठीक है, तो 8वें क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो हमारा 8वां जो क्वेश्चन होगा वो उसके सही आंसर की बात करते हैं। तो जैसे कि ठीक है, तो अगर हम इसमें क्या करना है, हमें सही सम्मिलित करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन करना है, यानी कि सही सम्मिलित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं इसके ऑप्शन की, तो ये जो होगा हमारा ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो जैसे कि बात करते हैं तृतीय अनुसूची जो हो, तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप जो है वो क्या माना जाता है। ठीक है, अब तृतीय अनुसूची क्या है, यहाँ पर हमारी क्या है, तृतीय अनुसूची। तो तृतीय अनुसूची की बात करते तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो 2। ठीक है, यानी विषय की बात करते तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा शपथ या प्रतिज्ञानों का प्रारूप। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्या है कि चतुर्थ अनुसूची राज्य तथा संघ क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की बात करता है। ठीक, यानी कि जो चौथी अनुसूची तो राज्य क्षेत्रों की राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की बात करता है। तो चतुर्थ अनुसूची, तो ये हमारा जो होगा ये हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा हमारा 1, यानी बी का 1 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, ए का क्या है 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या अगला है
कि चतुर्थ, अब 7वीं अनुसूची में संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय की सूची है। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची कहाँ पर हमारी है? 7वीं अनुसूची ये है हमारी यहाँ पे। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची सांसद राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए विषयों के बारे में। ठीक है, ये हमारी जो हो जाएगी ऑप्शन सी का जो होगा हमारा क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, सी का हमारा क्या होगा? वो होगा हमारा 4 होगा। 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा ही होती है। ठीक, 8वीं अनुसूची जो है वो क्या है? भाषा का रूप मानी जाती है। ये हमारी 8वीं अनुसूची हो गई। ठीक, ये चीज़ आप इतना समझे होंगे। अब हम बता देते हैं विस्तार से आपको। ठीक है, यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि सूची 1 और सूची 2। ठीक, तो सूची 1 में क्या है? अनुसूची दे रखी है और सूची 2 में क्या? उसके विषय दे रखे। ठीक, अब हम जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे जो हमारी तृतीय अनुसूची है, तृतीय अनुसूची में क्या है? शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप जो है वो क्या है? शामिल किया है। जैसे इससे पहले हम क्वेश्चन बता रखे। अब यहाँ पे चतुर्थ अनुसूची यानी कि चौथी अनुसूची के बारे में दिया गया है। तो चौथी अनुसूची जो है वो कहता है कि राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में स्थानों का जो आवंटन से संबंधित जो है क्या प्रारूप जो है वो क्या है इसमें दिया गया है। ठीक है, अब 7वीं अनुसूची की बात करते हैं। 7वीं अनुसूची क्या कह रहा था? इसमें क्या है? सांसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची जो है क्या इसमें शामिल है। अब 8वीं अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में जो है वो भाषाएं जो है क्या इसमें शामिल है। ठीक है, क्या शामिल है? भाषाएं जो है इसमें क्या है? शामिल है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। 9 को जो है तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए हैं कूट का जो हमें क्या है उसमें सही अंतर जो यानी कि सही उत्तर जो हमें क्या है इसमें खोजना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, यानी कि इसके हम देखते हैं इसके सही ऑप्शन की बात करते हैं। तो इसमें जो क्या है यानी कि फर्स्ट सूची में संविधान की अनुसूची दे रखा और सूची 2 में जो है क्या विषय दे रखा है। ठीक, तो चतुर्थ जैसे कि इसमें चतुर्थ यानी कि छठे, सातवें, चतुर्थ, षष्टम, अष्टम और नवम यानी कि 4th और 6 और 7 और 8 जो है इसमें अनुसूचियाँ दे रखी। ठीक, तो जिससे कि अष्टम जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी भाषा से। ठीक, अष्टम अनुसूची जो हो जाएगी हमारी भाषा से हो जाएगी। ठीक है, अब चतुर्थ सूची की बात करते हैं। चतुर्थ सूची जो होगी वो हो जाएगी हमारी राज्यसभा। ठीक, क्या हो जाएगी? हमारी राज्यसभा। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी राज्यसभा। और ठीक है, और नवम सूची जो हमारी है वो जनजाति षष्टम। छठी सूची जो हमारी होगी वो हो जाएगी भूमि सुधार के बारे में। 1 मिनट, चतुर्थ सूची राज्यसभा में स्थानों का, षष्टम मेघालय जनजाति क्षेत्र। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा छठी जो हमारी सूची है वो हमारी हो जाएंगी जनजाति क्षेत्र संबंधित जो है वो क्या मानी जाएंगे। ठीक, अब जैसे कि भूमि सुधार की बात हो, भूमि सुधार जो है वो हमारी 9वीं अनुसूची में। ठीक, किसमें है? 9वीं अनुसूची में। ठीक, तो कुल मिला के अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे जैसे कि ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 4। ठीक है, ए का 3, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो अनुसूची विषय जो थी चौथी अनुसूची है वो क्या है कि राज्यसभा स्थानों के आवंटन के बारे में चीज़ें दी रखी। और छठी अनुसूची की बात करते हैं इसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के बारे में जो है वो क्या दे रखा है। अष्टम जो अनुसूची है वो क्या है? भाषा के बारे में दे रखी। ठीक, यानी कि जो हमारी 8वीं अनुसूची है किसके बारे में? वो भाषा के। 9 अनुसूची जो हमारी वो भूमि सुधार अधिनियम के बारे में जो क्या वो दिया गया है। ठीक है, क्या है? यानी कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में, छठी अनुसूची में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के बारे में दे रखा। जो हमारी अष्टम यानी कि 8वीं अनुसूची है वो हमारी भाषा अनुसूची के बारे में दे रखा। हमारी जो 9वीं अनुसूची वो है भूमि सुधार अधिनियम के बारे में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है 10। तो सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तो अच्छा नीचे दिए गए सही उत्तर को हमें क्या है इसमें क्या है चयन करना है। ठीक है, क्या करना है हमें इसमें जो है क्या है हमें चयन करना है। ठीक है, तो जैसे कि हमारी जैसे कि इसमें क्या है 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। ठीक, तो 7वीं अनुसूची में क्या है? तो जैसे कि हमारी 9वीं अनुसूची है। ठीक है,
जैसे कि हमारी 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में हमारा क्या है, भाषा के बारे में दे रखा है। ठीक, क्या है, भाषा के बारे में दे रखा है। अब 7वीं अनुसूची हमारी जो क्या कहती है, 7वीं अनुसूची जो हमारी है यह है ठीक है। तो पहले हम इसके ऑप्शन देखते हैं, यानी कि इसके सही ऑप्शन की बात करते हैं। तो इसमें हमारा जो होगा वो हमारा A B C और ये हो जाएगा हमारा D। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा C होगा वो बिल्कुल सही होगा। A का जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, यानी कि A का जो होगा वो क्या होगा, ये हमारा 2 होगा। ठीक है, ये हमारा 1 मिनट सही से अब समझा। ठीक है, यानी कि जो हमारी 7वीं अनुसूची है, तो 7वीं अनुसूची हमारी कहती है दल बदल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। ठीक है, अब हम 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो 8वीं अनुसूची क्या कहते हैं, तो 8वीं अनुसूची जो हमारी है वो भाषा के बारे में दे रखा है। किसके बारे में, भाषा के बारे में दे रखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी जो 9वीं अनुसूची है, ठीक, तो 9वीं अनुसूची हमारी क्या कहती है, जैसे कि हमारा ऑप्शन जो होगा, ठीक, तो 9वीं अनुसूची जो वो C4। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा C4। तो जो हमारी 9वीं अनुसूची है वो क्या, किसके बारे में दे रखा है, ठीक है, वो दे रखा है, वो दे रखा है हमारे कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण करना। ठीक है, क्या है कि 9वीं अनुसूची जो हमारी है कुछ अधिनियमों का विधि मान्य करना। ठीक, अब इसमें हमारी 10वीं अनुसूची क्या कहती है, तो जो हमारी 10वीं अनुसूची है वो ये कह रही है, 10वीं अनुसूची ये कह रही है कि विधायी शक्तियों का जो है क्या है, विवरण। ठीक, क्या है, विधायी शक्तियों का जो है क्या है, विवरण। ठीक है, तो ये चीजें आप समझोगे। 7वीं अनुसूची जो है वो क्या है, हमारी 7वीं अनुसूची जो है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, और 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा के बारे में, 9वीं अनुसूची जो है कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण करना, और जो हमारी 10वीं अनुसूची है वो है विधायी शक्तियों का जो है क्या, विवरण करना। ठीक है, तो ये चीजें, इतनी चीजें आपको समझ में आया होगा। अब जैसे कि यहाँ पे हम देखें, सम्मिलित कर रखा है कि 7वीं अनुसूची शक्तियों के बारे में देखा, 8वीं अनुसूची भाषा के बारे में, 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण करना, और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता को साबित करना। ठीक, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, यानी सूची नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, सूची 2 जो हमारी है ये क्या कह रही है, तो सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड का सही उत्तर का जो हमें क्या है, इसका प्रयोग करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है, 11। ठीक है, क्या हमारा 11 है। तो इसमें क्या है, सूची एक में 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, जैसे कि हम बता रहे हैं, तो इससे क्या है, जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में जो क्या है आपको बताया गया है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं 7वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे कि भाषा, दल परिवर्तन, संघ तथा राज्य सम्मति सूची या कुछ अधिनियमों का विधिमयकरण। ठीक है, जैसे कि वही क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। जैसे 7वीं अनुसूची, जैसे 8वीं अनुसूची जो हमारी है वो भाषा से संबंधित। ठीक है, 8वीं अनुसूची जो हमारी है किस चीज़ से संबंधित है, यहाँ पे बनेगा नहीं, ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले ऑप्शन जो हमारा होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको मिलाना है। ठीक है, ऐसे आपको मिलाना है। तो जैसे कि 8वीं, जैसे कि ए का 3 होगा। ठीक है, ए का क्या होगा, वो 3 होगा। 3 का मतलब 7वीं अनुसूची, तो ये हो जाएगा हमारा संघ तथा राजवंती। ठीक है, 7वीं सूची, ये 7वीं सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब ए का 3 होगा, बी का 1 होगा। ठीक है, यानी कि बी का क्या होगा, 1 होगा, तो ये जो हो जाएगा 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची हो गई। ठीक है, 8वीं अनुसूची। ठीक, अब यहाँ पे फिर अगला है C4। ठीक, यानी कि ये हमारा हो जाएगा C, और इसका क्या मिलान करेंगे, 4, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण करना, तो ये हो जाएगा हमारी क्या हो जाएगी हमारी ये 9वीं सूची। ठीक है, 9वीं सूची। ठीक, अब हमारा क्या है, दल परिवर्तन के आधार पर। अब दल परिवर्तन के आधार पर बात करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी का 2। ठीक है, डी का क्या होगा, 2 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10वीं सूची। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको समझा दे रहे हैं।
ठीक है। यानी कि भाषा की बात करते हैं तो वो हमारी कितनी अनुसूची की आएगी, 8वीं अनुसूची के बारे में ठीक। दल परिवर्तन के आधार पर निरहता की अगर बात की जाएगी तो वो हो जाएगी हमारी 10वीं अनुसूची की, ठीक। संघ तथा राज्य समवर्ती सूची की बात करेंगे तो वो हो जाएगी हमारी 7वीं अनुसूची में। अगर हम कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण के बारे में बात करेंगे तो वो हो जाएगी हमारी 9वीं अनुसूची, ठीक है। क्या हो जाएगी हमारी 9वीं अनुसूची, ठीक है। ये चीज़ आप समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 12। तो किस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था, ठीक। जैसे कि हमने आपको बताया है कि जो किस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान जो भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जो हो क्या एक पुनः स्थापित यानी कि जो हो क्या वो जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसका जो जोड़ा गया था वो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है वो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित जो है क्या किया गया था, ठीक। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूचियां को पूरा स्थापित किया गया था और 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जो है संविधान में 1951 में जोड़ा गया था। यानी कि जब प्रथम संशोधन हुआ था तो 1951 में हुआ था, तो उस प्रथम संशोधन में 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जो है क्या जोड़ा गया था। तो इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियम और विनियमों का विधि मान्यकरण उन्हें जो है नई उन्नति जो है क्या प्रदान करने का उपबंध जो है क्या दिया गया। तो इसी संशोधन के अंतः स्थापित अनुच्छेद 31 खा के माध्यम से इसका मुख्य उद्देश्य हो तत्कालीन समय जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था, ठीक। इसलिए इसमें क्या है संशोधन किया गया था। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि तत्कालीन समय में जो एक जमींदारी का जो उन्मूलन था उस उन्मूलन हेतु जो निर्मित किए जाने भूमि सुधार कानूनों में न्यायालय में जो चुनौती दी जाती है उस चुनौती को जो जमींदारी जो एक तरीके की जमींदारी उन्मूलन उस चुनौती को रोकने के लिए ये जो है क्या है संविधान संशोधन किया गया था। तो इस संशोधन के तहत जो अनुच्छेद 31 खा था इसको जो क्या है इसमें क्या है एक मुख्य उद्देश्य के तौर पे इसको जो क्या माना गया था, ठीक है। तो पहले क्या था अनुच्छेद 31 जो था उस सभी यानी कि जमीन का एक जो क्या है अधिकार जो है क्या पूर्ण रूप से प्राप्त था, ठीक। तो ये संशोधन किया। तो इसके उद्देश्य राज्य में भूमि सुधार कानून को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें 9वीं अनुसूची में जो है क्या इसको शामिल किया गया था, ठीक है। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 के। तो राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया, ठीक। यानी कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 13 है, ठीक है। क्या है 13। तो 13 की अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की, तो राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था। तो वो किया गया था हमें 9वीं अनुसूची, ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो बिल्कुल सही है। तो 9वीं अनुसूची में राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें क्या है कि अब इसमें कितने हैं 4 कथन, 2 कथन है। यानी भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, ठीक है। यह 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून को वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, ठीक। यानी कि इसमें 2 कथन है। तो इसमें हमें ये देखना है क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 है उसमें क्या होगा, ठीक। तो इसमें यह है कि 9वीं अनुसूची में डाले किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि वो किया जा सकता है। अब इसमें क्या है भारत की सांसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकता है, यानी कि ये बिल्कुल सही है, ठीक। तो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन इस तरीके हमारा देखें तो ऑप्शन ए जो हमारा है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब इसमें है कि भारतीय संविधान प्रथम संशोधन 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। उस समय प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक। तो 9वीं अनुसूची में और अनुच्छेद 31 खा और 31 खा जो क्या है वो जोड़े गए थे। तो सांसद द्वारा विधि विशेष यथा भूमि सुधार विधियों को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता था, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से जो है क्या बचाव दिया जाना अशेषित माना गया था, ठीक। तो वर्तमान 2022 में मई की स्थिति के अनुसार देखें तो 9वीं अनुसूची में ऐसी 282 विधियां जो हैं क्या अभी शामिल हैं, 2022 की बात करते हैं, ठीक। तो अनुच्छेद 31 खा
यह कहता है कि नवी अनुसूचियों में उल्लेखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वो भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी असंगत, ठीक क्या, किसी असंगत या उनके छीन लेने हेतु या न्यून करते हैं। तो किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया था कि IR कोल्हू बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया था कि सांसद को नवी अनुसूची में विधि विशेष की प्रविष्टि करने की शक्ति जो है क्या प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं। ठीक, यहाँ पर मतलब जो है वो सांसद मतलब जो वहाँ पे जब सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट करते हुए कहा कि सांसद को नवी अनुसूची में विधि विशेष प्रविष्ट करने की शक्ति जो हो क्या प्रदान की गई, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं। इसलिए न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 को जो केशवानंद भारती वाद निर्णय की तिथि के बाद नवी अनुसूची में शामिल किए गए विधानों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि अनुच्छेद 21, 14 एवं 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हुए उपयुक्त कथन एक जो है वो क्या सही, यानी कि अनुच्छेद 21 और 14 एवं 19 जो है उसकी एक ये जो है क्या मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। ठीक, यानी कि ये जो है ये मूल धारणा का उल्लंघन करते, इसलिए उपयुक्त कथन जो हमारा एक है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि कोयल्हो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है, यानी कोयल्हो केस भारत का जो संविधान के किस अनुसूची से संबंधित माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, वो हमारा क्वेश्चन नंबर है 15। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 की बात करते हैं। 15 हमारा कहता है कि जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तो नवी अनुसूची के अंतर्गत कोयल्हो केस जो है वो भारतीय संविधान की नवी अनुसूची से संबंधित जो क्या है माना जाता है। ठीक, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधियां सूचियां प्रावधान किया गया। ठीक, यानी कि भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान जो है वो किया गया है। तो इसमें दिया गया कौन सी अनुसूची में प्रावधान जो है वो 3 विषयों के प्रावधान जो है वो क्या है दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 16 है। ठीक है, 16 की अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन के, तो ये जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची। ठीक, ये हमारी जो है क्या 7वीं अनुसूची। ठीक, तो 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्य के बीच विधायी शक्तियों का जो क्या विभाजन किया गया है। किसमें? 7वीं अनुसूची में। ठीक है, 7वीं अनुसूची में 3 शक्तियों का विभाजन किया गया है। 3 सूचियां कौन कौन सी? नंबर 1 जो है वो क्या है संघ सूची, नंबर 2 राज सूची, नंबर 3 समवर्ती सूची। एक मिनट, ठीक, नंबर 3 समवर्ती सूची। तो 7वीं अनुसूची में अनुसूची में केंद्र व राज्य की विधायी शक्तियों का जो क्या भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक, तो संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? वो 97 विषय हैं। गणना के आधार पर देखेंगे तो वो 90 विषय का उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल क्या है संघ को है। ठीक, यानी कि समवर्ती संघ सूची में का जो कानून है केवल संघ ही यानी कि केंद्र सरकार ही बना सकती है। अब राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में कितने 66 विषय हैं। तो वर्तमान गणना की दृष्टि देखेंगे तो हम वो क्या 59 है। ठीक है, अब यहाँ पे जिस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो क्या राज्य सरकार को है। ठीक, किसको है? राज्य सरकार की। अब यहाँ समवर्ती सूची में बात करें, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 47 विषय हैं। ठीक, कितने 47 विषय हैं। तो वर्तमान गणना की दृष्टि में देखेंगे तो 52 विषय का, जिन पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो संघ तथा राज्य दोनों का है। ठीक, कितना? यानी कि 47 ऐसे विषय हैं जिस पर कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है। लेकिन अगर विवाद की स्थिति में अगर कोई ऐसा होगा, किसी एक विषय पर अगर कोई विवाद है तो उस पर अगर कानून बनाता है तो केंद्र सरकार अगर कानून बनाता है तो वो कानून मान्य होगा, ना कि राज्य सरकार का। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे कि इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 17। ठीक है, 17 की बात करें तो संघीय सूची यानी कि 97 प्रविष्टियाँ, राज्य सूची की 47 प्रविष्टियाँ और समवर्ती सूची में 66 प्रविष्टियाँ। ठीक, जैसे कि अभी हम विषय की बात करते थे। ठीक है, तो संघीय सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। ठीक, तो इसमें हमें क्या देखना है, इसमें ये हमें मिलान करना है, यानी कि कौन सा हमारा ऑप्शन जो है वो सही है और कौन सा हमारा जो है वो क्या है गलत है। ठीक है, कौन सा हमारा सही है, कौन सा हमारा गलत है।
ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए सी बी। ठीक है, ए सी बी, यानी कि पहले का होगा हमारा ए, ठीक है, और सी का होगा दूसरा, और बी और ये होगा तीसरा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सही। तो संघीय सूची में कितने हैं? संघीय सूची में 97 विषय हैं। एक मिनट, ये हमारा बिल्कुल संघीय सूची में 97 विषय हैं। ठीक है, ठीक। और राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66 विषय हैं। ठीक, तो राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66 विषय, बिल्कुल सही मिलाया हमने। ठीक है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में कितने? 47 विषय हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या है? समवर्ती सूची, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये है संघीय सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय और समवर्ती सूची में 47। ठीक, अब यहाँ पे गणना के अनुसार, अब गणना के अनुसार पे जैसे कि बता रखा है, तो गणना के अनुसार पर ये चीज़ें हो जाएंगी सही। ठीक, ये चीज़ें आपको याद रखना, गणना के अनुसार में 98 होगा और राज्य सूची में 59 होगा और समवर्ती सूची में 52 होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय क्या है? ठीक, यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का जो विषय है वो विषय क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा वो होगा हमारा 18। ठीक, क्या होगा हमारा 18 जो होगा। ठीक, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का जो विषय होगा वो क्या होगा? तो आर्थिक योजना के विषय के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो आएगा जैसे कि राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची या किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। ठीक, तो आर्थिक योजना का जो विषय हमारा वो आता है समवर्ती सूची में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्या होगा? सही होगा। तो समवर्ती सूची की प्रविष्ट की संख्या की बात करें तो 20 आर्थिक सामाजिक आयोजन का जो है क्या है? उल्लेख करती है और ध्यातव्य है कि इस उपबंध के आधार पर भारत सरकार योजना आयोग का जो क्या गठन किया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है? यानी कि जो हमारा आर्थिक नियोजन है वो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो क्या सम्मिलित है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 19। ठीक, तो इसमें आर्थिक नियोजन और भारतीय संविधान के आर्थिक नियोजन, इसमें आर्थिक नियोजन के बारे में जो क्या पूछा जा रहा है। तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो क्या सम्मिलित है? ठीक है, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची या विशेष सूची। ठीक, ये क्या है? हमारे ऑप्शन है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके सही ऑप्शन। तो आर्थिक नियोजन जो हमारा है उस समवर्ती सूची का विषय जो क्या माना जाता है। ठीक, किसके विषय माना जाता है? समवर्ती सूची का। तो आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में जो क्या सम्मिलित है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 20 है, जानवरों के प्रति क्रूरता। ठीक, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? ठीक, अब यहाँ पे किस सूची में रखा, जैसे केंद्र सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची या हमारी उद्दिका सूची। ठीक, तो आप सबको पता है कि ये जो जानवरों के प्रति क्रूरता का जो प्रावधान है यानी कि रोकथाम जो है ये किस सूची में रखा गया है? ठीक, ये जो है ये जैसे कि जानवर जो है यानी कि राज्य में भी मिलेंगे आपको और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी। ठीक, तो एक तरीके का अगर हम देखें तो ये हमारा समवर्ती सूची का विषय जो है क्या माना जाता है। ठीक, किसका विषय माना जाता है? समवर्ती सूची का। तो जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो है क्या इस विषय में कानून जो है क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए, ठीक, क्रूरता की रोकथाम यानी प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी टू एनिमल संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची में प्रविष्ट जो है वो 17 के तहत जो है क्या इसमें उल्लेख जो है क्या किया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? अब इसमें यह चीज है कि इसमें ऐसे कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची का विषय माना गया? जैसे कि इसमें ऑप्शन 4 है, यानी कि पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो या टेलीविजन या विदेशी मामले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है? 21 है। ठीक, क्या है हमारा? 21 है। अब इसमें जैसे से आपको पता है कि विदेशी मामले भी जो है वो संघ सूची के हैं। ठीक, ये जो विदेशी मामले हैं वो क्या है? संघ सूची के हैं। ठीक, क्या है? संघ सूची के हैं। ठीक, और पुलिस जो है राज्य सूची का, रेडियो टेलीविजन राज्य सूची के। आपराधिक जो मामले हैं, ठीक है, एक मिनट, जो हमारा आपराधिक मामले हैं, आपराधिक जो मामले हैं वो क्या है? ये समवर्ती सूची में आते हैं। ठीक, किस सूची में आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं। ठीक, पुलिस राज्य सूची में आती है और रेडियो और टेलीविजन ये भी राज्य सूची में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रदत्त विषयों में
पुलिस जो है राज्य सूची में आती है, विदेशी मामले तथा रेडियो टेलीविजन प्रसारण ये क्या है, संघ सूची में आते हैं। ठीक, इसमें संघ सूची में आते हैं, यानी कि ये जो है क्या संघ सूची में आते हैं। ठीक, जबकि आपराधिक मामले जो है वो समवर्ती सूची का विषय जो है क्या माना जाता है। ठीक है, किसका विषय माना जाता है, समवर्ती सूची का। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत संविधान की समवर्ती सूची में है। ठीक, कौन सी मद जो है भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। ठीक, अब मत यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा वो क्या होगा 22। ठीक, 22 की बात करते हैं, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन या लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता या प्रति व्यक्ति कर या निख्यात निधि। ठीक, तो हम जो बात करते हैं मद, ठीक, यानी कि तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है वो क्या आता है। ठीक है, तो जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रति व्यक्ति कर एवं निख्यात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण परिवार समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति कर एवं निख्यात जो है वो क्या राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, ये इत्यादि जो है क्या राज्य सूची के अंतर्गत जो है क्या आता है। ठीक, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक, यानी कि लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रति व्यक्ति कर निख्यात निधि इत्यादि चीजें हैं वो राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ठीक, अब इसमें यह पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा है जो सही सम्मिलित नहीं है। ठीक, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का है या जनगणना संघ सूची के या राज्यसभा में सीटों का बंटवारा तृतीय अनुसूची में या दल बदल विरोधी जो है वो 10वीं अनुसूची में। ठीक, तो इसमें ये दे रखा, तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है वो कौन सी चौथी अनुसूची में है। पहले हम बात करते हैं इसके ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है सी। तो सही सम्मिलित की बात करते हैं, जो हमारा सी जो है वो बिल्कुल गलत है। ठीक, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का है, बिल्कुल सही। जनगणना संघ सूची का है। ठीक, दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, इसे हमने बताया। लेकिन ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, ठीक, यानी कि सी जो हमारा है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है वो चौथी अनुसूची में आता है। कितनी, चौथी सूची में आता है, चौथी सूची में आता है। ठीक, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है वो चौथी सूची में आता है। ठीक, और दल बदल विरोधी जो है वो क्या है 10वीं अनुसूची में आता है। ठीक है, कितने अनुसूची में आता है, 10वीं अनुसूची में आता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, कौन सा विषय जो है वो समवर्ती सूची में शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 24। ठीक, जैसे कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। तो कौन सा, इसे यानी कि इसमें 4 ऑप्शन, तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि समवर्ती सूची में कौन सा ऐसे हैं जो शामिल है। ठीक है, अब इसके बात करते हैं हम ऑप्शन की। ठीक, ऑप्शन की बात करते हैं तो समवर्ती सूची का कौन सा विषय जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक है, तो समवर्ती सूची की बात जैसे कि कृषि जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत, पुलिस, रक्षा जो है वो राज्य सूची के अंदर। तो शिक्षा जो हमारा है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों का केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजन जो है वो क्या किया गया है। ठीक, इन्हीं महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची एवं राज्य समवर्ती सूची में जो क्या है विभाजित किया गया है। तो प्रश्नगत की अगर हम देखें तो शिक्षा का प्रारंभ जो है वो राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ एवं राज्यों के दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस अधिनियम के द्वारा 1976 की धारा 57 द्वारा इसे जो क्या समवर्ती सूची में जो क्या वो डाल दिया गया था। यानी कि पहले जो था शिक्षा का जो महत्व था वो राज्य सूची में था। ठीक, किसमें, राज्य सूची में था। लेकिन फिर इसमें क्या होगा कि शिक्षा का प्रारंभ राज्य सूची में शामिल था, किंतु संघ एवं राज्यों के दोनों के लिए इसका मतलब यानी कि शिक्षा जो है एक समान महत्व था। तो इसने क्या हुआ कि जो हमारा 42 यानी कि जब हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तो धारा 57 के अंतर्गत जो है इसको क्या है समवर्ती सूची में डाल दिया, यानी कि शिक्षा को सुधार करने के लिए ये राज्य और केंद्र सरकार दोनों के अंतर्गत जो है वो संविधान संशोधन 42 के अंतर्गत जो है इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो कृषि और पुलिस और राज्य सूची के तहत आते, जबकि रक्षा जो है वो क्या संघ सूची के विषय के शामिल है। ठीक है, तो इसमें यह है कि जो आता है समवर्ती सूची में डाल गए, तो कृषि जो हमारा है
किसी जो है वो हमारे किसी जो है वो पुलिस राज्य सूची के तहत आती है, जबकि रक्षा की बात करते हैं तो वो हमारी संघ सूची के अंतर्गत जो है वो क्या है आती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में आंतरित किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था तो ये आपको बताया है, जैसे कि अभी आगे पढ़े तो 40 संविधान संशोधन 42 है जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उस संशोधन के अंतर्गत जो है शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में जो है क्या वो डाल दिया गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। ठीक, तो भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित जो है क्या कर दिया गया। ठीक, यानी भारतीय संविधान किस संशोधन के अंतर्गत जो वन था वन को राज्य सूची से जो है समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। जैसे कि शिक्षा को राज्य सूची में था तो शिक्षा को भी क्या है समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। अब इसमें यह पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 26 है, 26 में ये पूछा जा रहा है कि जो वन यानी कि वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में जो क्या वो स्थानांतरित जो है वो क्या कर दिया गया। तो ये भी जो किया गया था ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या है इसको भी जो क्या राज्य सूची से समवर्ती सूची में जो क्या वो शामिल कर दिया गया था। तो भारत के मूल संविधान में वन यानी कि फॉरेस्ट को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में जो क्या शामिल किया गया था। उसके बाद क्या है 42वां जब संविधान संशोधन हुआ तो अधिनियम 1976 द्वारा वन राज्य सूची को स्थानांतरित कर समवर्ती सूची में जो क्या प्रविष्ट 17 के तहत जो क्या एक जो क्या है वो क्या है स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 27 के। ठीक है, तो 27 में ये कहा गया भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्म में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ठीक, यानी कि इसमें कौन सा सही सम्मिलित जो है यानी कि वन जो है वो सही समवर्ती सूची के अंदर शेयर बाजार समवर्ती सूची डाकघर बचत, तो डाकघर बचत बैंक जो है ये राज्य सूची जन स्वास्थ्य। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो क्या है 27। ठीक, क्या है हमारा 27। ठीक, तो जो इसमें जो है 27 की अगर बात करते हैं तो वन जो है हमारा समवर्ती सूची में, शेयर बाजार जो है हमारा समवर्ती सूची में नहीं आता है, डाकघर बचत एवं बैंक संघ सूची के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। जन स्वास्थ्य जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल गलत है। तो शेयर बाजार जो समवर्ती सूची में नहीं आता। ठीक है, शेयर बाजार जो हमारा है जिसकी बात करते हैं भारतीय संविधान अनुच्छेद 245 और 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का जो है क्या है एक विभाजन किया गया। तो इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची का जो है क्या प्रावधान जो है क्या किया गया। तो वन जो है समवर्ती सूची में आता है और जन स्वास्थ्य जो है राज्य सूची में आता है और शेयर बाजार एवं डाकघर बचत बैंक सूची में जो है क्या है वो आता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि डाकघर और शेयर बाजार जो है वो क्या है किसके अंतर्गत आता है वो आता है संघ सूची के अंतर्गत। अब इसमें क्या है दिया है समवर्ती, तो ये जो आता है हमारा संघ सूची के अंतर्गत जो है वो क्या है आता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के सुम्मिलित कीजिए। ठीक, अब इसमें क्या करना है हमें सुम्मिलित करना है। ठीक, क्या करना है हमें इसमें सुम्मिलित करना है। तो इसमें क्या है नंबर ए केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा जो है क्या है 28 है। ठीक, क्या है इसमें 28 की अगर बात करें जैसे कि पुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य अंतरिक्ष अनुसंधान या इसमें क्या, तो इसमें क्या है एक तरीके का कोड दिया जाएगा। क्या गया कोड दिया गया, तो कोड क्या है हमें इसमें क्या है सुम्मिलित करना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम कोड की बात करते हैं तो ये हमारे जैसे कि केंद्र सूची। ठीक, तो ये जो हमारा हो जाएगा तो केंद्र सूची, तो ये हमारा हो जाएगा केंद्र सूची तो जनगणना के आधार पर होगा। ठीक, राज्य सूची की बात करते हैं तो राज्य सूची जो होगा वो होगा पुलिस व्यवस्था के आधार पर। ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ऑप्शन की। ठीक, तो ऑप्शन एक तरीके का हमारा जो होगा वो ए होगा। तो ए का क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। बी का हमारा क्या हो जाएगा, बी का हमारा 1 हो गया। और सी का हमारा क्या हो जाएगा, सी का हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा यानी कि जनसंख्या नियंत्रण। और डी का हमारा क्या हो जाएगा, डी का हमारा हो जाएगा अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। केंद्र सूची जो है वो क्या है जनगणना के विषय संबंधित, और राज्य सूची जो है वो पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। और जो हमारा समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची जो है वो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के अंतर्गत आता है।
और अवशिष्ट विषयों की बात करते हैं तो जो अवशिष्ट विषय जो हैं वो हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान के अंतर्गत जो क्या है आता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा केंद्र सूचित जनगणना, ठीक है, और राज्य सूची पूरी सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर समवर्ती सूचित जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अवशिष्ट विषय जैसे केंद्र के अधीन तो वो होती है अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है, तो अवशिष्ट विषय जो होते हैं वो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के अधीन जो है ये विषय जो क्या है वो आते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 29। ठीक, क्या है हमारा 20? तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो है शिक्षा पर प्रभाव डालता है? ठीक, यानी कि इसमें जो है कौन सा प्रावधान ऐसा है जो शिक्षा पर जो है क्या प्रभाव डालता है? अब से राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, या पंचम अनुसूची या षष्ठम अनुसूची या यानी कि छठी अनुसूची या सातवीं अनुसूची। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रावधान जो है वो शिक्षा पर जो है क्या प्रभाव डालता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा वो क्या होगा हमारा, और होगा 29। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें ऑप्शन यानी कि राज्य सूची, ग्रामीण, शहरी। तो अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की तो कुल मिलाकर अगर हम देखें इसमें, ठीक है, तो ये जो है हमारे हैं शिक्षा का प्रभाव जो है वो क्या है, ऑप्शन जो होगा हमारा वो होगा हमारा डी। ठीक, यानी कुल मिलाकर शिक्षा का प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे जो हैं क्या चारों जो हैं वो क्या प्रभाव जो है वो क्या डालते हैं। ठीक है, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, तो कितने 5 हैं। तो ये जो है शिक्षा कौन सा प्रावधान जो है शिक्षा पर प्रभाव डालता है, यानी एक यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भी शिक्षा प्रभाव, ग्रामीण शहरी स्थानीय निकाय ये भी शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, और जो 5वीं और छठी और 7वीं अनुसूची ये भी क्या है शिक्षा पर जो क्या प्रभाव डालते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, अब जैसे कि नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो अनुच्छेद 45 में दिया है ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243 छा और 243 बा में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकरणों के अंतर्गत शिक्षा का प्रावधान जो क्या है दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अनुच्छेद 45 के अंतर्गत, एक मिनट, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व यानी बच्चों को सशौर पूर्व देखभाल 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध जो है क्या है वो नीति निर्देशक तत्वों में जो क्या है वो दिया गया है। ठीक, अब पंचायतों की बात करें तो पंचायत 243 छा के अंतर्गत, नगर पालिकाओं को 243 बा के अंतर्गत शक्तियों का प्राधिकरणों उत्तरदायित्व का आवंटन जो क्या है इसमें जो क्या वो क्या है इसमें किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व जो क्या इसमें शामिल है। तो षष्ठ शामिल है। अब हम बात करें छठी और सातवीं अनुसूची में, तो छठी और सातवीं अनुसूची में दिया गया है कि इसमें शिक्षा से संबंधित, ठीक, छठी और सातवीं अनुसूची में दिया गया शिक्षा से संबंधित प्रावधान जो है शामिल है, जबकि पंचम सूची के तहत जो है एक वर्णित अनुसूचित क्षेत्र यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय प्रशासन संबंधित उपबंध शिक्षा पर अप्रत्यक्ष रूप से जो क्या है वो प्रभाव डालता है। ठीक, तो इतना चीज़ आप समझ गए होंगे। जो हमारी छठी सातवीं अनुसूची है वो क्या है, हमें एक शिक्षा से संबंधित प्रावधान जो है क्या इसमें शामिल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 5वीं अनुसूची, तो 5वीं अनुसूची जो हमारी है वो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु उपबंध शिक्षा पर जो है एक अप्रत्यक्ष रूप से जो है क्या प्रभाव इसमें क्या है वो डालता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था 29 था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 30 है। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध जो है वो किस चीज़ से है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची का संबंध पूछ रहा है इसमें। तो 10वीं अनुसूची का संबंध जो होगा वो क्या होगा, 10वीं अनुसूची जैसे कि आप सबको पता है जो हमारा 10वीं अनुसूची है वो दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत जो है हमारी 10वीं अनुसूची जो है क्या है वो आती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 का जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा डी यानी कि दल बदल विरोधी कानून। ठीक, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध, फिर वहीं 10वीं अनुसूची का संबंध जो है वो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा यानी कि दल बदल प्रतिरोधी विधान। ठीक, तो इसका भी जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए होगा। ठीक, क्या होगा, ए होगा।
ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची। ठीक, यानी कि भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख जो है वो क्या नहीं, यानी कि जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है उस 7वीं सूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख जो है वो क्या नहीं है। ठीक, यानी कि इसमें ऑप्शन जैसे कि बैंकिंग, बीमा, जनगणना, गैस, ये हमारे टोटल कितने ऑप्शन 4 हैं। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख जो है वो क्या नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है हमारा डी। ठीक, सॉरी, ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो डी है। तो संघ सूची में गैस का जो उल्लेख है वो नहीं, बैंकिंग का है, बीमा का है, जनगणना का है, लेकिन गैस का उल्लेख जो है वो क्या संघ सूची में नहीं है साथी। ठीक, बैंकिंग, बीमा एवं जनगणना संघ सूची में तथा गैस जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक, गैस जो है वो क्या राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो उल्लेखनीय गैस और गैस संक्रमित प्रकृत गैस के राज्य सूची में विक्रय पर कर राज्य सूची सम्मिलित किया, जबकि प्रकृत गैस पर जो है शुल्क संघ सूची का विषय माना। ठीक, यानी कि जो प्रकृत गैस का जो ठीक नहीं, जबकि प्रकृति गैस, ठीक, यानी कि प्रकृति गैस पर उत्पाद शुल्क जो है वो संघ सूची का विषय जो है वो माना जाता है। यानी कि उत्पाद शुल्क जो है यानी कर जो है वो क्या है संघ सूची का माना जाएगा, लेकिन गैस जो है वो राज्य सूची में सम्मिलित है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। ठीक है, क्या बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 33 की ओर। 33 क्या, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। ठीक, यानी कौन सा विषय है, यानी कि ऑप्शन इसमें से रक्षा, वैदेशिक मामले या रेलवे या कृषि। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कौन सा विषय जो है भारतीय संघ यानी कि जो संघ सूची उस संघ सूची से संबंधित नहीं है, रक्षा, रेलवे, कृषि। तो जो हमारा हम अपने हिसाब से देखें, यानी क्वेश्चन नंबर जो 33 है, 33 की अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो जो डी जो है वो संघ सूची के अंतर्गत जो है संबंधित नहीं है। ठीक, तो ये जो कृषि जो है वो राज्य सूची के विषय से जो माना जाता है। ठीक, किसके विषय से माना जाता है, राज्य सूची से। ठीक, बाकी जो है रक्षा, वैदेशिक, रेलवे जो है ये संघ सूची के अंतर्गत जो है वो क्या है आते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख किया गया। ठीक, यानी 7वीं जो सूची है वो निम्नलिखित में किसका उपयोग किया, जैसे कि हमने बताया है। ठीक, तो ऑप्शन जैसे शिक्षा, विद्युत, रेलवे, पुलिस या वन। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 34। ठीक, तो 7वीं सूची में रेलवे, पुलिस का जो है क्या उल्लेख जो है क्या इसमें जो क्या वो किया गया। तो शिक्षा, विद्युत या वन सम्मति सूची में शामिल विषय है, जबकि रेलवे जो है वो रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय जो है क्या माना जाता है। ठीक, यानी कि रेलवे जो है वो राज्य पुलिस का विषय माना जाता है। ज्ञातव्य कि रेलवे जो है वो संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत उपयोग या विक्रय कर जो है वो राज्य सूची में जो है क्या वो शामिल किया गया, यानी कि ये जो है क्या राज्य सूची के अंतर्गत जो है क्या आता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य सूची में। ठीक, यानी कि निम्न कौन राज्य सूची में, यानी कि ऑप्शन देखें, यानी कि रेलवे, पुलिस, निगम कर, जनगणना या आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। ठीक, तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो राज्य सूची के विषय जो है माना गया। क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा वो होगा हमारा 35। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा वो क्या होगा हमारा 35। ठीक, तो अगर बात करते हैं इसके ऑप्शन की, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्य सूची जो है वो रेलवे पुलिस है। रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत जो है वो क्या है आती है। ठीक है, अब निगम कर, जनगणना संघ सूची में है, जबकि रेलवे जो है राज्य सूची में है, तथा आर्थिक और सामाजिक नियोजन जो है वो क्या है सम्मति सूची में है। ठीक, यानी कि निगम कर, जनगणना ये संघ सूची में है, और रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची में है, और आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन जो है वो क्या सम्मति सूची में। किसमें है, सम्मति सूची में। ठीक है, अभी तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो पंचायती राज विषय जो है वो निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। ठीक, यानी कि पंचायती राज का जो विषय है वो निम्नलिखित में से किस विषय से सूची में सम्मिलित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 36। ठीक, 36। तो हम बात करते हैं, तो ये पंचायती राज जो है ये राज विषय की सूची के अंतर्गत जो सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बी जो होगा, तो संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के प्रविष्ट 5 के तहत अगर देखें तो स्थानीय जो है वो पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय जो है क्या है वो माना जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची से थर्ड सम्मति सूची में शामिल है। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा
घुमा के क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, यानी कि थर्ड में भी सूची समवर्ती सूची में भी शामिल है, यानी कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची थर्ड सूची में शामिल है। यानी कि तीन, जो हमारी 7वीं अनुसूची में उसमें 3 सूची हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, तो 3 सूची हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, समवर्ती सूची में क्या है, ऐसा जो है शामिल है। ठीक है, ऐसा जो है क्या वो शामिल है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 37। ठीक है, तो दंड प्रक्रिया जो हमारी है वो हमारी जो है वो 7वीं अनुसूची जो है वो सूची 3 की जो समवर्ती सूची है उसमें जो है क्या शामिल है। दंड प्रक्रिया संविधान की 7वीं अनुसूची की जो थर्ड नंबर पर जो आती है वो हमारी समवर्ती सूची, पहले पे आती है संघ सूची, दूसरे पे आती है राज्य सूची, तीसरे पे आती है समवर्ती सूची। तो थर्ड जो सूची है वो समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्ट के तहत जो है वो सम्मिलित, जबकि रेलवे पुलिस की बात करें, ग्राम पुलिस की बात करते हैं तो कारागार लोक सेवा ये राज्य सूची के अंतर्गत विषय में जो है क्या वो शामिल है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो क्या है, हमारा ए, यानी कि दंड प्रक्रिया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। विवाह के विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित। ठीक, यानी कि जो हमारा विवाह या विवाद विच्छेद होता है या गोद लेना तो संविधान की 7वीं अनुसूची में आता है। तो 7वीं अनुसूची में आता है, लेकिन किस सूची के अंतर्गत आता है, केंद्र सूची के अंतर्गत आता है या राज्य सूची के अंतर्गत आता है या समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक, अब इसमें तीनों में से सूची में नहीं। ठीक, अब इसमें तीनों सूचियों का दे रखा है। ठीक, तीनों सूचियों का इसमें क्या है, तो अब इसमें देखते हैं, यानी गोद, विवाह, विच्छेद इत्यादि चीज़ों के जो बारे में इसमें जो क्या है वो दे रखा है, तो किस सूची के अंतर्गत आता है। ठीक, तो हम बात करते हैं इसके ऑप्शन नंबर सी की। ठीक, तो ये जो हमारा है समवर्ती सूची के अंतर्गत जो आता है, विवाह, विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सूची 3 में समवर्ती सूची के अंतर्गत जो क्या है ये आता है। ठीक है, तो विवाह, विच्छेद, गोद लेना, दत्तक ग्रहण यानी गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सूची 3 यानी कि समवर्ती सूची के में वो क्या है सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ये चीजें। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 की अगर हम बात करते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची प्रविष्टि का संबंध हो राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से माना जाता है। ठीक, यानी भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध जो राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से माना जाता है। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची किस सूची के प्रविष्टि का संबंध हो राज्य के विधानमंडल से माना। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 39 की देखते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, सूची फर्स्ट की बात करें तो प्रविष्ट 72 है, सूची 2 की बात करें प्रविष्ट 27 है, या सूची 2 की बात करें 37 है, सूची 3 है जो हो क्या 32। ठीक है, क्या है 32। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसमें सही ऑप्शन के, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, यानी सूची 2 जो हमारा है वो प्रविष्ट जो 27 है। ठीक, तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जो है, पहली जो हमारी सूची है वो क्या है, हमारी संघ सूची। संघ सूची के प्रविष्ट 72 सांसद के लिए राज्यों के विधानमंडल के लिए तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन आयोग तथा सूची 2 जो हमारा है वो राज्य सूची की प्रविष्ट जो है वो 37 सांसद द्वारा बनाई गई। किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन का जो संबंध है वो राज्य के विधानमंडल निर्वाचन से संबंध जो है क्या वो माना गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो जो हमारा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जो है वो राज्य के विधानमंडल की अगर बात करते हैं तो सूची 2 जो हमारी प्रविष्ट संख्या जो है वो 27 जो है वो क्या है, सूची 2 में 27 विषयों का प्रविष्ट जो है क्या है दिया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, ये सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने, यानी कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है। ठीक है, ठीक है, यानी कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है। ठीक, अब इसमें जो सरकार जो कर लगाती है तो ये कर है किस संविधान के अंतर्गत कर लगाने, यानी किस संविधान की अनुसूची में उल्लेखित। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 40। ठीक, क्या है 40 की अगर हम बात करते हैं, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा हमारा मिस्टेक है। एक मिनट, गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो है तो सूची फर्स्ट जो हमारा यानी कि 1 भी होगा और हमारा 2 भी होगा। ठीक है, यानी कि सूची फर्स्ट यानी कि 72
72 और सूची सेकेंड जो हमारी है प्रविष्ट जो 37। ठीक, जैसे कि इसमें दिया है कि 7वीं अनुसूची में जो है वो प्रविष्ट कितने 72 हैं। ठीक, और राज्य विधानमंडलों के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सूची पदों के लिए तो सूची सेकेंड जो हमारी है उसमें कितने 37 जो है प्रविष्ट जो उसमें दे रखा। ठीक, तो ऑप्शन जो हमारा जो होगा वो दोनों सही होगा, यानी कि ए और सी जो होगा वो एक और, यानी कि एक मिनट, ए और बी दोनों सही होगा। ठीक, यानी ए और बी दोनों जो है क्या वो सही होगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन जो हमारा है। ठीक, शुल्क की बात करते हैं। ठीक, शुल्क एवं कर लगाने का जो अधिकार संविधान की किस अनुसूची में, तो शुल्क लगाने की जो संविधान की 7वीं जो सूची है, ठीक 7वीं सूची जो है वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है सरकार जो है वो शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार जो संविधान की 7वीं अनुसूची में इसका प्रावधान जो क्या है इसमें दे रखा है। ठीक, तो केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा कर एवं शुल्कों का अधिरोपण के संबंध में विभिन्न संविधानों की 7वीं अनुसूची के तहत जो इसमें क्या है उल्लेखित जो क्या है किया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 47 की। ठीक है, क्या बढ़ते हैं 47 के अगर हम देखें भूमि सुधार, तो भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत जो है इसमें जो क्या है विषय से संबंधित जो है क्या दिया गया है। ठीक है, तो विषय सुधार की बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा वो होगा हमारा 47, सॉरी 47 नहीं, हाँ क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा वो होगा हमारा 41। भूमि सुधार की बात करते हैं, तो भूमि सुधार जो बात करते हैं, भूमि सुधार जो हमारा विषय जो है वो राज सूची का माना जाता है। ठीक, किसका माना जाता है, तो भूमि सुधार जो है वो राज सूची के विषयों के अंतर्गत जो है वो क्या है आता है। ठीक है, भूमि सुधार राज सूची के विषय है। राज सूची राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु नवी अनुसूची में प्रावधान जो है वो क्या है इसमें दिया गया है। ठीक, किसमें दिया गया है, नवी अनुसूची में इसका जो है क्या प्रावधान जो है क्या दिया गया। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है। ठीक है, भारत के संविधान के कौन सी, जैसे कि रिपीटेड क्वेश्चन है आपको पता है बताया गया है इसमें, दल बदल विरोधी जो कानून है वो किस विषय के अंतर्गत आता है। ठीक, किस विषय के अंतर्गत आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 42। ठीक, तो ये जो आता है हमारा ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक, किसके अंतर्गत आता है, यानी दल बदल विरोधी जो है वो हमारा 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान जो है वो क्या उल्लेखित किया गया है। तो यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जो है क्या है जोड़ी गई थी। ध्यातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया है कि इस संशोधन का उद्देश्य जो है दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्य मंत्रिपरिषद के आकार को जो है क्या निर्धारित करता है। ठीक, यानी कि जब ये 52 संविधान संशोधन 1985 में हुआ था तो ये जो क्या है दल बदल विरोधी कानून विषय जो है प्रावधान जो है क्या इसमें जोड़ा गया था। उसके बाद है कि जब 10वीं अनुसूची में फिर जब 91 संविधान संशोधन 2003 में हुआ तो उस समय क्या है दल बदल विरोध कानून दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों के मंत्रिपरिषद पर जो क्या निर्धारित, यानी कि इस पर जो क्या वो रोक लगा दिया गया था 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ, यानी कि जब रोक लगाने का जब प्रक्रिया थी संविधान संशोधन तो 91 संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। तो ये दल बदल विरोध कानून था, इस पर क्या है वो रोक लगा दिया गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है हमारा 43। ठीक, क्या है 43। ठीक है, 43 जो हमारा उसकी अगर बात करते हैं भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है। ठीक, तो 10वीं अनुसूची में विरोधी कानून को रखा गया है। गला एकदम सूख, 10वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक, तो किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून जो है वो 10वीं अनुसूची में रखा गया है। अब यहाँ दूसरा है कि भारत के संविधान किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतराल आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। ठीक, यानी कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतराल आकृत और शून्य घोषित जो है क्या किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 44 है। ठीक है, तो 44 की अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन का जो हमारा नवी अनुसूची है, सॉरी एक मिनट, ठीक, जो हमारी 5वीं अनुसूची। ठीक, तो 5वीं अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि खनन और निज
पक्षकारों का अंतर्गत जो है वो शून्य घोषित किया जा सकता है, वो हमारा है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो क्या है, सही है। ठीक, तो वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य यानी कि समता वेस्ट स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स के वाद में निर्णय देते हुए ये कहा गया था कि जनजाति भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आकृत और शून्य घोषित करता है, यानी कि जो है आकृत यानी कि रोक और शून्य घोषित करता है। यानी कि इसमें ये कहा गया था कि जो जनजाति भूमि है राज्य सरकार या कोई एजेंसी जो है वो निजी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत खिलाफ यानी कि शून्य के बराबर जो है क्या है वो माना जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। ठीक है, 45 में क्या है कि यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित में से कथनों का कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 45 है। ठीक, तो इसमें हम देखें यानी कि इससे जनजाति लोगों की ज़मीनें गैर जनजाति लोगों को आंतरित करने पर रोक लगेगी, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा कुछ ऑप्शन जो होगा ए यानी कि बिल्कुल सही है। अब इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा, बिल्कुल गलत है। इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा, बिल्कुल गलत है। ठीक, जिससे डी जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उससे विशेष कोर्ट का राज्य घोषित किया जाएगा, बिल्कुल गलत है। ठीक, तो ऑप्शन ए जो हमारा है इसमें कौन सा एक परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, इसमें ये दिया। तो ऑप्शन हमारा जो ए है, ठीक, ए जो हमारा ए है वो बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, बिल्कुल क्या है, एकदम सही है। अब इसमें यह है कि संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान जो है वो क्या किया गया है। इसके पैरा के 6 के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति जो है वो क्या है, राष्ट्रपति को दी गई। ठीक, यानी कि इन राज्यों यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से संबंधित जो राज्य हैं, इन राज्यों को अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो प्रावधान जो दिया गया है। ठीक है, तो इसके पैरा 6 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति जो है वो किसको है, वो राष्ट्रपति को दी गई है। साथ ही राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा भी जो क्या है समाप्त कर सकता है। ठीक, यानी राष्ट्रपति इसको जो क्या है शक्ति घोषित भी कर सकती है और उसका दर्जा जो है क्या वो समाप्त भी करती है या उसकी सीमाओं में क्या है परिवर्तन कर सकता है। ठीक, या उन्हें घटा बढ़ा भी सकता है। वह किसी राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र की सीमा को बढ़ा भी सकता है। कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, तो 5वीं अनुसूची पैरा 5 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों का संबंध जो है उस संबंधित राज्य से राज्यपाल को विशेष शक्ति प्रदान की गई। इसके तहत उसे विनिमय द्वारा ऐसे क्षेत्रों को अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतराल का प्रतिषेध जो है वो क्या है, प्रतिषेध या निर्बाधन कर सके और ऐसे क्षेत्रों की जनजातियों को भूमि आवंटन का विनिमय कर सकने की शक्ति जो हो क्या है प्राप्त है। ठीक है, तो अतः यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो इससे जनजाति लोगों की जमीनें गैर जनजाति लोगों के अंतरित करने पर जो है क्या वो रोक लगेगी। ठीक है, यानी कि यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो इससे क्या होगा, जो जनजाति लोग हैं, जनजाति लोगों की जो जमीनें हैं वो गैर जनजाति लोगों को अंतरित करने पर जो है क्या वो रोक लग सकेगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। भारत के संविधान किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए एक विशेष उपबंध जो है वो क्या है दिया गया है। ठीक, क्या है, एक विशेष उपबंध जो है क्या है दिया गया। क्वेश्चन नंबर हमारा है 46 है। ठीक, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 46 है। तो ये जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5वीं अनुसूची। ठीक, तो संविधान की 5वीं अनुसूची में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से भिन्न राज्यों के राज्य के अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध जो है क्या वो इसमें दिए गए हैं। तो आसाम, मेघालय, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध जो है वो क्या है, वो उपबंध जो है वो 6ठी अनुसूची में है। ठीक, यानी कि आसाम और मेघालय और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में, ठीक, यानी कि प्रशासन के बारे में जो उपबंध है वो क्या है 6ठी अनुसूची में जो है क्या है दिया गया है। ठीक है,
अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 47 है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित किसके लिए जो है क्या किया गया, यानी कि 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध के बारे में इसमें क्या है वो बात किया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या 44। ठीक, तो 5वीं अनुसूची की अगर बात करें तो अनुसूचित ऑप्शन ए होगा, तो अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए जो है वो क्या है अनुसूचित 5वीं और 6ठी अनुसूची का उपबंध जो है अनुसूचित जनजातियों हितों को संरक्षण के लिए इसमें क्या है अनुसूचित जनजातियों संरक्षण के लिए जो 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची का उपबंध जो है क्या इसमें किया गया है। ठीक है, तो आज की हमारी ये जो क्लास थी यानी कि अनुसूचियों से रिलेटेड जो हमारी ये क्लास थी, एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी आप सभी लोगों के लिए। तो बस रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनको ये क्लास छूटने न पाए, और हमारा जो चैनल है उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए, आप कमेंट ज़रूर करिए, बताइए क्लास कैसी लगी। ठीक है, आप जब कमेंट करेंगे तो हम उसका ज़रूर रिप्लाई देंगे। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद।